नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे साइंस से 20 प्रश्न रहने वाले हैं। तो इसलिए यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज हम लोग साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ झारखंड से नहीं, आप अगर किसी भी अदर PCS, रेलवे या फिर SSC इन सारे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी से दोस्तों साइंस से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो इसलिए आपको यह टॉपिक काफ़ी हेल्प पहुंचाएगा। तो अगर आप लोग इसी तरह के मज़ेदार टॉपिक पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, MSH क्लासेस के द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, उसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। 10 टेस्ट ओनली 200 रुपये में है दोस्तों, ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग इसमें अवश्य भाग लें। और दोस्तों, अगर किन्हीं को PDF चाहिए तो PDF के लिए दोस्तों व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एड्स प्रभावित करता है। एड्स जो है वह शरीर के किस चीज़ को प्रभावित करता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो क्या प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को, अर्थात जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको प्रभावित करता है, या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, या श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है, और या आँखें को प्रभावित करता है। तो किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो प्रतिरक्षा क्षमता है, उसे ही यह क्या करता है दोस्तों, जो एड्स होता है वह प्रभावित करता है, और हम रोग से लड़ने में अक्षम हो जाते हैं। ठीक है, रोग से लड़ने में अक्षम हो जाएंगे जब अगर हमारे यहाँ हमको एड्स हो जाएगा, तब हम बाकी भी किसी रोग से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हम इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि किसी भी रोग का प्रभाव जो है वह हमारे ऊपर बहुत जल्द पड़ने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और यह जो एड्स जब हो जाता है तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। संगमरमर एक प्रकार की क्या है? संगमरमर आप लोग जानते हैं दोस्तों, संगमरमर एक प्रकार का चट्टान होता है। तो यह चट्टान किस प्रकार का चट्टान है, यही आपसे पूछा गया है। रूपांतरित चट्टान है, ज्वालामुखी चट्टान है, अवसादी चट्टान है, या आग्नेय चट्टान है? तो क्या चट्टान है दोस्तों? तो संगमरमर जो है वह अवसादी चट्टान है। और अवसादी चट्टान कैसा होता है दोस्तों? परत बाई परत होता है। ठीक है, इस तरह से परत बाई परत जो चट्टान पाया जाता है उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो पूरा वातावरण है हमारा दोस्तों, इस वायुमंडल में वातावरण जो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 0.04%, दूसरा है 0.34%, थर्ड ऑप्शन है 0.14%, और फोर्थ ऑप्शन है 0.33%। तो कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों इस वायुमंडल में? तो 0.04% है। ठीक है, तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। किसे मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है? फिक्सिंग का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कोई पूरा नाइट्रोजन को फिक्स कर देना, मिला देना। ठीक है, तो मिलाने वाला जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक प्रकार का यौगिक है, और इस यौगिक को मिलाने वाला बैक्टीरिया किसे कहा जाता है मिट्टी में? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह राइजोबियम को कहा जाता है। ठीक है, और यह राइजोबियम जो है दोस्तों, यह जो बैक्टीरिया है यह कहाँ पाया जाता है? तो मेनली यह दलहनों के पौधों में पाया जाता है, पौधों के जड़ों में पाया जाता है। और जो कृत्रिम नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में यहाँ पे मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये जो बैक्टर दोस्तों, यहाँ ब्रेड उद्योग में प्रयोग होने वाला एक प्रकार का
यह भी बैक्टीरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को राइजोबियम के बारे में जानना है कि राइजोबियम जो है वह दलहनी पौधों में पाया जाता है और जो मुक्त रूप से जो नाइट्रोजन मिलता है उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं। बैटरी में कौन सी एसिड का उपयोग किया जाता है? जो हमारे घरों में दोस्तों बैटरी पाया जाता है उस बैटरी में कौन सा एसिड लगा हुआ होता है या कौन सा एसिड उसमें पाया जाता है? तो कौन सा एसिड होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड और चौथा नाइट्रिक एसिड। तो कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे घरों के बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। मनुष्य की खोपड़ी स्कल में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के खोपड़ी में अर्थात उसका जो यह माथा होता है, जो सिर होता है, उसमें कितनी अस्थियां अर्थात हड्डियां पाई जाती है? तो कितनी हड्डियां पाई जाती है दोस्तों? तो यहाँ पे 8 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती है और यह 8 हड्डियां कौन कौन सी है यह आप जान लीजिए एक बार। सबसे पहला है दोस्तों ऑक्सीपिटल, एक हड्डी होता है और यह इसका क्वांटिटी 1 होता है। और दूसरा होता है पैराइटल। पैराइटल एक प्रकार का हड्डी होता है, यह हमारे खोपड़ी में 2 प्रकार का पाया जाता है। पैराइटल 2 तरह का होता है अर्थात 2 होता है। ठीक है, उसका क्वांटिटी 2 होता है। ऑक्सीपिटल 1 होता है, फ्रंटल एक हड्डी होता है वह भी 1 पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद टेम्पोरल एक हड्डी होता है, यह भी 2 पाया जाता है। स्फिनोइड एक हड्डी होता है, वह भी 1 पाया जाता है। और एथमाइड एक हड्डी होता है, वह भी 1 पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग का 2 2 4 5 6 7 8, तो इस तरह से 8 हड्डी हमारा कहाँ पाया जाता है? तो हमारे खोपड़ी में पाया जाता है। ठीक है, सर पे पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कितने दांत दो है दोस्तों वह दोबारा उग जाते हैं, अर्थात एक बार टूटने के बाद कितने दांत दोबारा फिर से निकल आते हैं? तो कितने दांत निकल आते हैं दोस्तों? तो 20 दांत निकल आते हैं। जो हम लोग देखते हैं कि जो चाइल्ड का टीथ का जो फॉर्मूला होता है तो वह क्या होता है दोस्तों? अगर हम लोग चाइल्ड का बात करें तो यहाँ पे होता है ICPM और उसके बाद एक M। तो इसमें क्या है दोस्तों? इंसीजर। आई का मतलब होता है इंसीजर, तो इंसीजर कितना पाया जाता है? 2 पाया जाता है। कैनाइन कितना पाया जाता है? तो कैनाइन 1 पाया जाता है। प्री मोलर कितना पाया जाता है? तो 2 पाया जाता है। और मोलर कितना पाया जाता है? तो 0 पाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा दोनों तरफ का दांत है, तो इस तरह से एक साइड में हम लोग का इतना इतना दांत पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 2 3 और 2 5, अगर एक साइड में हम लोग का 5 है, एक तरफ का नीचे का, तो ऊपर का भी 5 होगा। तो इस तरह से ऊपर में 10 और नीचे में 10, तो इस तरह से 20 दांत जो है यह हमारा चाइल्ड का रेशियो है। यही 20 दांत जो है दोस्तों यह एक बार टूटता है और फिर से दोबारा निकलता है। तो कौन सा दांत दोबारा नहीं टूटता? मोलर दांत नहीं टूटता है दोबारा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि पुरुषों का अर्थात एडल्टों का ये टीथ का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 1 2, ये तो बराबर होगा और बाद में 3 हो जाता है। और यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा। तो इस तरह से इसको जोड़िएगा तो यह 32 होगा और इसको जोड़िएगा तो यह 20 होगा। ठीक है, तो पुरुषों में एक वयस्क पुरुष में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आपसे दांत का रेशियो भी पूछा जाएगा तो इसी को आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर।
नींबू खट्टा किस कारण से होता है, अर्थात नींबू का खट्टापन किसके कारण से पाया जाता है, तो दोस्तों किसके कारण से पाया जाता है, साइट्रिक एसिड के कारण पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक एसिड होता है नींबू में, इस कारण से यह खट्टा लगता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर देखा जाए दोस्तों तो मनुष्य के जठर में पाया जाता है, जो कि भोजन पचाने में सहायक होता है। और साथ ही साथ यह ज्वालामुखी का उद्गार होता है उससे भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह से टार्टेरिक अम्ल विभिन्न प्रकार के फलों वगैरह में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल भी उसी तरह का है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग का 8 का आंसर होगा CD। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, परमाणु बम दोस्तों किस सिद्धांत पर फटता है या किस सिद्धांत के अनुसार वह बना होता है, तो किस सिद्धांत के अनुसार, नाभिकीय संलयन पहला ऑप्शन, दूसरा नाभिकीय विखंडन, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। नाभिकीय संलयन किस पे होता है दोस्तों, जो हमारा परमाणु बिजली घर होता है वह नाभिकीय संलयन पे होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बार बार उसे नियंत्रित करना होता है, तो यह होता है बिजली के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा गया है, हम लोग को पूछा गया है परमाणु बम। तो परमाणु बम दोस्तों यह एक बार विखंडित हो जाए तो इसे फिर कंट्रोल करना मुश्किल है, अर्थात असंभव है। तो इसलिए परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, माइक्रोन जो है दोस्तों यह कितने के बराबर होता है, यूनिट से पूछा गया है। तो यह होता है, कितना होता है, तो यह जो होता है 1/1000 मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। याद रखिएगा 1 माइक्रोन बराबर, तो इस तरह से एक क्वेश्चन रहेगा यूनिट से, आपको 100% रहेगा, तो इस तरह से आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, रेडियम दोस्तों जो कि चमकता है रातों में, इस तरह से चमकता है कि उस पर लाइट पड़ने के दौरान लगता है कि पूरा लाइट जो है यही उत्पन्न कर रहा है, जबकि वह जनरली वह करता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। तो यही रेडियम के बारे में आपको बताना है कि यह रेडियम जो है वह किस चीज़ से प्राप्त होता है, किस खनिज से प्राप्त होता है। चूना पत्थर से, पिच ब्लेड से, रूटाइल से और हेमाटाइट से। तो किससे होता है दोस्तों, तो पिच ब्लेड से जो होता है पिच ब्लेड खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अतिचालक या सुपर कंडक्टर का लक्षण क्या होता है, सुपर कंडक्टर वो अतिचालक कहा जाता है, तो उसका लक्षण क्या होता है आपको बताना है। उच्च पारगम्यता अर्थात हाई कंडक्टिविटी, निम्न पारगम्यता अर्थात लो कंडक्टिविटी, और तीसरा है शून्य पारगम्यता अर्थात जीरो कंडक्टिविटी, और तीसरा है अनंत पारगम्यता अर्थात इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, तो जो अति चालक है अर्थात यहाँ बहुत ज़्यादा जो चालक हो जाएगा, अर्थात चलने लगेगा, अर्थात पार हो जाएगा, अर्थात इसी को पारगम्यता कहेंगे। तो उसमें कितना पारगम्यता है, मतलब कोई भी रुकावट नहीं हो, एकदम बिना रुकावट के धड़ल्ले से जहाँ पार होगा तो उसी को अनंत पारगम्यता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, पैर की हड्डी कैसी होती है, यही प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में भी आया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई जो एग्ज़ाम है जैसे बिहार में इसे क्या माना जाता है दोस्तों, बिहार के एग्ज़ाम में इसे खोखला माना गया है, जबकि एसएससी अगर सेंट्रल एसएससी की बात करें तो इसे ठोस माना गया है। तो अब यहाँ पे झारखंड क्या मानेगा, इसको आप लोग भी देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर जानेंगे कि जो हड्डी होती है
हड्डी तो एक तरफ से ठोस भी होती है और बीच में उसका खोखलापन भी पाया जाता है, और खोखलापन में पाट में ही अस्थि मज्जा होता है और जहाँ से क्या होता है, खून बनता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का जो मिला हुआ रूप होता है वही होता है हड्डी का मेन रूप, और इन दोनों का मिला हुआ रूप को ही संरंध्री कहा जाता है। तो झारखंड के एग्जाम में अगर इस तरह से पूछा जाए तो इसे संरंध्री कहेंगे, और अगर संरंध्री नहीं दिया हुआ रहे तो आप इसमें से दोनों में से किसी को भी लगाएंगे तो बाद में इसे आयोग के द्वारा सभी को नंबर दिया जाएगा। लेकिन अगर यह तीनों ऑप्शन है तो इन तीनों ऑप्शन में से संरंध्री दिया हुआ है तो आप इसे ही टिक कीजिएगा। ठीक है, हम बता चुके हैं कि बिहार में खोखला माना है, सेंट्रल एसएससी में इसे ठोस माना गया है, और एक्चुअल में यह जो होता है इन दोनों का मिला हुआ रूप होता है, क्योंकि ऊपर का हड्डी का पार्ट देखते हैं तो वह ठोस भाग में रहता है और अंदर में हम लोग देखते हैं तो उसमें खोखलापन भी पाया जाता है। तो इस तरह से दोनों रूप मिलता है तो यह संरंध्री का प्रकार हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं प्रश्न। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? या अब आप यह बता सकते हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, इसका कारण बताएं। तो क्यों होती है दोस्तों? तो यहाँ पृष्ठीय तनाव के कारण जो होता है वर्षा की बूंद गोल होती है। ठीक है, जब भी वह ऊपर से गिरने लगती है और पृष्ठीय तनाव के कारण यह गोलाकार प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए इनमें से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग है? इनमें से कौन जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया जनित रोग है, अर्थात जीवाणु से होने वाले रोग है? इनमें से कौन कौन? तो पहला ऑप्शन है काली खांसी, दूसरा कुष्ठ रोग, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा चेचक। तो दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया से पूछा गया है अर्थात जीवाणु से पूछा गया है, तो जीवाणु से होने वाला रोग काली खांसी भी है और कुष्ठ रोग भी है। इसका दोस्तों हम लोग ट्रिक अच्छे से बता चुके हैं। दमदार ट्रिक में दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, दमदार ट्रिक्स में मैं बता चुका हूँ बैक्टीरिया से होने वाले रोग का ट्रिक, तो उसमें आप अच्छे तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो काली खांसी और कुष्ठ रोग दोनों होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। पराबैंगनी किरण की खोज किनके द्वारा की गई थी? पराबैंगनी किरण की खोज किसके द्वारा की जाती है उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रीचर के द्वारा, दूसरा न्यूटन के द्वारा, तीसरा मार्कोनी के द्वारा और चौथा रदरफोर्ड के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो यह रीचर के द्वारा। पराबैंगनी किरण की खोज किसके द्वारा की गई है? तो रीचर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नरौरा परमाणु बिजली घर किस राज्य में स्थित है? नरौरा परमाणु जो उद्देश्य है दोस्तों, परमाणु बिजली घर जो बनाया गया है वह किस राज्य में है? राज्य का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गुजरात और चौथा उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं, तभी आपका रिवीजन अच्छे से हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे फटाफट सीरीज में आप लोग जल्द से जल्द अगर फटाफट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को एग्ज़ाम क्रैक तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छा करें। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आज दोपहर में हम लोग दोस्तों ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।